बहरहाल जो खिलाड़ी और वो भी अगर फास्ट बॉलर हो, और एक सरिश तो होती है ना, नफ्सियात भी होती है, जो एग्रेशन होता है वो इमरान खान साहब का खिलाड़ी होने के बाद सियासत में भी नहीं गया, और ये एक उनकी बहुत बड़ी कामयाबी भी समझी जाती है कि 2014 के बाद उन्होंने जलसों को एक नया मूड, एक नया तर्ज दिया। लेकिन देखें, ज़बान कभी फिसलती है, जो जज्बात गालिब आ जाते हैं, जैसा कि एक सेशन जज के बारे में, और फिर इमरान खान साहब की बहरहाल इसको बड़ाई कहा जा रहा है कि वो ख़ुद अदालत में गए और उन्होंने माजरत की, फिर और माफ़ी मांगने गए ज़ेबा चौधरी से, उस दिन थी नहीं, उसको यकीन दिलाया, दोबारा यकीन किया जो बैठा हुआ था रीडर। और आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान पेश हुए और उन्होंने फिर अपनी जो लिख कर उनके वकील ने हामिद खान ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी, तो उनकी ये माफ़ी कबूल कर ली गई। बड़ी तेज़ी में आप देखते हैं कि हमारे मोहतरम जो है खान साहब कोर्ट में आते हैं, जाते हैं, और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा नहीं करते। मैं हमारे साथ हमारी नुमाइंदा आसिया कौसर भी होंगी, लेकिन पहले हम उनके वकील यानी इमरान खान के वकील हामिद खान साहब, जो साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी हैं, उनके पास चलते हैं। खान साहब, आज अगर इमरान खान साहब ने ये फराग दिली का मुजाहिरा किया था कि सेशन कोर्ट में गए, बहुत कम होता है, और माजरत और माफ़ी मांगी, पैगाम दिया उनको, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनको अच्छी तरह सुना और उनकी माजरत और माफ़ी कबूल की। यानी दोनों तरफ से हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव रवैये का इजहार हुआ है। खान साहब, बिल्कुल सही है, आप दुरुस्त फरमाया आपने कि अदालत ने फरागदिली का भी और इंडिपेंडेंस का भी मुजाहरा किया है, और उस फैसले से इन दोनों की तरफ ये साबित हुआ है कि हमारी अदलिया आज़ाद भी है और फरागदिल भी है। देखिए खालिद, ये भी तो है ना कि माशाल्लाह आप भी वकालत में बल्कि सियासत में भी रहे हैं। हमारे जो हैं सियासतदान एक तरफ तो जल्द से जुलूसों में धमकियां देते हैं, अदालत तलब करती है तो माफ़ी मांग लेते हैं, तो ये भी रवायत अब ख़त्म होनी चाहिए ना, उन्हें ख्याल करना चाहिए ना खान साहब। जी होना चाहिए होता है, लेकिन देखिए सियासतदानों को तो सबसे ज़्यादा जो है वो मैच्योर और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए। उनको अपनी ज़बान पर काफ़ी काबू रखना चाहिए, गैर ज़रूरी बात नहीं कहनी चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट सियासतदानों के लिए होता नहीं कहीं पर, एक्सेप्ट ये कि इस किस्म की कोई बात ना की जाए जिससे अवाम में उनके खिलाफ जज्बात पैदा हों या अवाम समझे कि ये नामुनासिब बात करते हैं। असल तो जो इनके ऊपर जो पाबंदी है वो अवाम की पसंदीदगी और नापसंदीदगी है। तो लेकिन लगता ये है कि पाकिस्तान में अभी हम जमहूरियत के उस स्टेज पर नहीं पहुंचे जहां पर अवाम अपनी इन बातों की नापसंदीदगी का इजहार भी करती है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, यानी एक पॉलिटिकल लीडर के अनपॉपुलर होने की शक्ल में। तो इसलिए आमतौर पर इसी को समझे एक किस्म की सैंक्शन या समझी जाती है पॉलिटिशियंस। ठीक है खान साहब, उसमें बहरहाल आप भी वकील हैं रहे हैं और खान साहब से एक ज़माने में बहुत करीब रहे। लोग कहते हैं कुछ उनके साथ जो मुशीर वगैरह ये कराते कहते साबिक अटॉर्नी जनरल माशाल्लाह इरफान कादिर साहब बड़े बैलेंस आदमी मैं समझता हूँ उनको, लेकिन आज कहा किसी कमज़ोर केस में मावे खुसूसी हो गए प्राइम मिनिस्टर के, मामूली केस में नहीं पकड़ेंगे तो फिर गिरफ्तार भी करेंगे। मैं उनसे और ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता, नोइंग हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ग़ाज़ब हमारे साथ शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कौसर जो अदालत में मौजूद थी जी आसिया, आज क्या माहौल था और ये क्या सबब है कि वैसे तो खान साहब पहले भी माफ़ी जाके मांग चुके थे उनकी अदालत में, आज बाकायदा माफ़ी कबूल भी कर ली। खान साहब का मूड में देख रहा था, ये सहाफ़ियों के लिए रुकते क्यों नहीं है, सवाल जवाब क्यों नहीं करते, चलते हुए गुजरते हुए एक आध जुमला दे देते हैं। आसिया, बिल्कुल
बिल्कुल ऐसे ही है खान साहब। जब भी किसी कोर्ट में जब पेश होते हैं और सहाफ़ियों से सवाल करते हैं तो रुक कर कभी उन्होंने शायद सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। हमेशा वो चलते फिरते ही कभी किसी बात का जवाब देते हैं तो कभी किसी बात पर मुस्कुरा कर जो है वो गुजर जाते हैं। और आज भी ऐसे ही कुछ हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब केस की समाअत शुरू हुई तो तकरीबन 2:30 बजे का जो टाइम था वो दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, चीफ जस्टिस की जानिब से। लेकिन खान साहब कुछ देर बाद जो है वो पेश हुए। चंद मिनट के देरी से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे और जब वो एंटर हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो सहाफ़ियों की बड़ी तादाद वहां पर पहले से, चूंकि सुबह से ही कवरेज पर मौजूद थी, तो उन्होंने सवालात किए खान साहब से, लेकिन खान साहब ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है उनकी समाअत केस की शुरू हो गई और बयान हल्फी पहले ही जमा कराया जा चुका था। और इमरान खान की जब तौहीन अदालत केस की समाअत हुई, चीफ जस्टिस अतर मिर्नुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच था। सबसे पहले इमरान खान के वकील हामिद खान को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आप कुछ कहना चाहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम बयान हल्फी अदालत के हुक्म के मुताबिक पहले ही जमा करवा चुके हैं, जिस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे कि बयान हल्फी जो है वो हमने पढ़ा है, इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हैं। तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की और उसके बाद जो वही पुराने जो वकला के जो दलाइल थे वही दिए गए कि खान। अच्छा ये बताइए, आप इमरान खान को फॉलो कर रही हैं, जैसे कंक्लूडिंग अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी फौरी तौर पर गालिबन खान साहब की 1 नहीं 2 नहीं पता नहीं कितने मुकदमात हैं, तो ये पेशियों का सिलसिला जारी है, इसमें माफ़ी हो गए और भी कोई केसेस हैं इन पर, ऐसे ही है आसिया? जी बिल्कुल ऐसे ही। इमरान खान के खिलाफ जो है वो एक मुकदमा थाना पारा में दर्ज किया गया था दफ़ा 144 का और दूसरा मुकदमा ये था इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत, जिसकी एक हेयरिंग जो है वो चल रही थी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में और दूसरा एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को उसी मुकदमे के बिहाफ पे जो है ये तौहीन अदालत केस भी जो है वो बनाया गया था। ये एक ही मुकदमे के जो हैं वो 2 अलग अलग केस थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चल रहे थे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो केस चल रहा था उसकी दफ़ात के हवाले से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई और वो पिटीशन मंजूर होगी और दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी गई और वो केस अब जो है वो ट्रांसफर हो चुका है ट्रायल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। यानी मजमूई तौर पर अगर आज के केस को निकाल दिया जाए तो इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो दफा 144 का केस है और दूसरा केस है जो जिसमें से दहशतगर्दी की दफात निकाली गई है, अब उसमें 506 और 508 दफा जो है इसके मतलब ये कि इमरान खान को इस केस में तो माफ़ी मिल गई, लेकिन अभी 1 नहीं 2 नहीं बेशुमार केसेस उनके हैं और बड़े यकीन से हुकूमत कह रही है कि जी उन्हें पकड़ेंगे। मरियम नवाज तो कह चुकी हैं उन्हें जेल भेजा जाए, माविन खुसूसी भी कह रहे थे पकड़ के गिरफ्तार करेंगे। गुफ्तगू को मैं ज़रा चाहता हूँ कि एक बहुत अहम हसास इशू है और वो है मईशत का। इसहाक डार की डॉक्ट्राइन ने काम शुरू कर दिया है, लेकिन हाल ही में जो उन्होंने फैसला यानी पेट्रोलियम की कीमत में कमी का ऐलान किया उसने बहुत सारे सवाल मुख्तदर इदारों और हलकों में उठा दिए हैं, जिस पर गुफ्तगू करेंगे मुमताज़ माहिर मईशत डॉक्टर अशफाक हसन से। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। GTV में मुजाहिद वेल्डी आपको खुशामदीद करता है। और आम परसेप्शन यही होता है कि किसी रियासत की सियासी पॉलिसी हो या माशी पॉलिसी हो या मुल्क के अंदरून मामले में हो, वो दरअसल हुकूमत की पॉलिसी होती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ नया एक ट्रेंड ख़ासतौर पर मईशत के हवाले से चला है कि शौकत तरीन साहब से तो समझा जाता है कि तरीन साहब ने मईशत को दुरुस्त करा, तरीन साहब की पॉलिसी। फिर मुफ्ता साहब इस्माइल साहब आए तो उन्होंने जो डील की IMF से या जो गुफ्तगू की तो लगा जैसे मुफ्ता साहब की पॉलिटिक्स। अब जब डार साहब आए हैं तो बड़ा बाज़-ए-ताशे से उनका इस्तकबाल किया गया, डॉलर में कमी आ गई और कहा डॉलर का डॉक्ट्राइन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी उनकी बाज़गश्त जाने की सुनाई दे रही थी मुफ्ता इस्माइल साहब की और आमद को हफ्ता नहीं हुआ था कि आज उन्होंने जो बड़े बरहमी का इजहार किया, गैर ज़िम्मेदाराना किया ख़ास तौर पर IMF के हवाले से जो पेट्रोलियम लेवीज़ बढ़ाने कम करने की बात की गई। हमारे साथ मुमताज़ माहिर मईशत, ख़ुद बड़े ऐवान इक़्तिदार में भी बड़ा बरसों गुजारा, एजुकेशन मईशत अथॉरिटी रखते हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया। ये जो मैंने कहा कि माशी पॉलिसियाँ तो रियासत की समझी जाती हैं, ये हमने उनको रख दिया है वज़राए ख़जाना पर
अभी मैंने कहा ना कि हफ्ता नहीं गुजरा कि वो ये कहते हैं कि जनाब बरहम नज़र आते हैं साबिक़ वज़ीर ख़जाना अपनी ही हुकूमत, अपनी ही पार्टी की माशी पॉलिसियों पर। डॉक्टर साहब देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी वज़ीर ख़जाना होता है वो कैबिनेट का एक मेंबर होता है और उसकी कोई अपनी ज़ाती जो है वो पॉलिसीज़ नहीं होती हैं, वो हुकूमत वक्त की पॉलिसी होती है। इसलिए किसी मिनिस्टर के साथ उसको लिंक करना कि ये उनकी पॉलिसी है, ये ठीक चीज़ नहीं है, वो हुकूमत की पॉलिसी होती है। अगर मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना थे तो वो इसी पीडीएम की हुकूमत की वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, या शौकत तरीन साहब जब वज़ीर ख़जाना थे तो वो इमरान खान की हुकूमत की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। अब इसहाक डार साहब आ गए हैं तो वो अब जो भी पीडीएम की हुकूमत है उनकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो लोग तो बदलते रहते हैं, हुकूमतें मौजूद हैं कि वज़ीर आज़म के पास अख्तियार होता है कि अपनी टीम में तब्दीलियाँ कर दे, अपने लोगों को बदल दे। तो उसके बदलने से कोई पॉलिसी तो नहीं बदलती है, जो भी पॉलिसी होगी वो उस हुकूमत की पॉलिसी होती है। जहाँ तक इनका ताल्लुक है मिफ्ता इस्माइल साहब का, देखें वो थोड़ा सा बरहम तो ज़रूर है क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो एक इंटरिम अरेंजमेंट थे। वो ही वॉज नेवर बीन ए फाइनेंस मिनिस्टर इन ट्रू सेंस। उनको एक इंटरिम रखा गया था कि तावक्ते के साकदार साहब के मामलात जब मैं कह रहा हूँ तो उसको अंडर कोटेशन कह रहा हूँ, मामलात जब तय पा जाएंगे तो वो वापस आएंगे। तो जितना वक्त लगा मामलात के तय होने में, टिल सच टाइम मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, IMF से मुआहदा किया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि देखें IMF का जो मुआहदा होता है ये जब तक के पीछे से कोई सपोर्ट ना हो, IMF जो है जब भी किसी मुल्क में जाता है, जैसे ये जो प्रोग्राम था IMF का, दिस वाज द मोस्ट ब्रूटल प्रोग्राम एवर गिवन टू एनी मेंबर कंट्री ऑफ द IMF। अच्छा, इतना ब्रूटल था ये, ब्रूटल ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। तो उनको कहीं से इशारा था इसका, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। अब आपने देखा कि हालात बदल गए हैं और मुल्क में एक सैलाब के काफ़ी तबाही मची है पाकिस्तान में, और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने भी विज़िट किया पाकिस्तान को। उन्होंने भी देखा, उनके और भी बहुत सारे लोग आए, उनके नुमाइंदे आए, उन्होंने भी देखा कि पाकिस्तान में कितनी तबाही मची है। यहाँ तक कि जो बाइडेन साहब ने जब UN की जनरल असम्बली में तकरीर की तो वहाँ पर भी पाकिस्तान के जो सैलाब है इसकी तबाहकारियों का जिक्र किया और ये बताया कि देखें पाकिस्तान दुनिया में ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, या जो ग्लोबल क्राइसिस है क्लाइमेट के हवाले से, इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा सज़ा मिली है उन लोगों का जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग में बहुत रोल प्ले किया है और कर रहे हैं। तो एक तरीके से आप समझ लें कि हमारे लिए हमदर्दी पैदा हुई जब अमेरिका के सदर के केस में, और ये भी कहा कि हम हेल्प करेंगे पाकिस्तान को। तो हेल्प करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि IMF से कह दिया जाए कि ज़रा यार हाथ हौले रख लो, इतना ज़्यादा तंग ना करो पाकिस्तान को। तो अगर हमने पेट्रोल की कीमत पास ऑन की है, दार साहब ने आकर और जिस टैक्स का वो जिक्र कर रहे थे कि वो उन्होंने नहीं लगाया और ये खिलाफ वर्जी की है, ये कोई खिलाफ वर्जी नहीं होती है, ये सब आपस में बातचीत करके इसको तय कर लिया जाता है। आई एम श्योर कि हमारे हुकूमत ने भी उनको ये बता दिया होगा। उसके अलावा भी प्राइम मिनिस्टर भी अभी गए हुए थे वहाँ UN के जनरल असम्बली में, जब तो वहाँ भी उनके साइड लाइन पे बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं, IMF के ऑफिशियल से भी नहीं, लेकिन ये कहा गया डॉक्टर साहब के एतमाद में नहीं लिया गया IMF को। ये जो आपने 12 रुपए की कीमतें कम कर दी, कमिटमेंट आपने कुछ और किया था और आपने उन्हें बगैर बताए, और ये वो और कोई नहीं, खुद साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना ये कह रहे हैं कि अब बहुत गैर जिम्मेदाराना फैसला है, खुदा रहम करे। और मैंने IMF से जब बात उनको एक पैगाम पहुंचाया तो इस तरह नौबत आ गई है। डॉक्टर साहब, मैं उनकी बातों को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दूंगा कि वो अब क्या कह रहे हैं और बातचीत नहीं हुई है। देखें उनकी ही हुकूमत है ये, वो एक जिटरी फील कर रहे हैं कि मुझे हटाया गया है, हालांकि उनको मालूम होना चाहिए
कि वो एक क्या कहते हैं सीट वार्मिंग के तौर पे आए थे। वो एक इंटरिम अरेंजमेंट थे, तो वो अपने आप को वज़ीर ख़ज़ाना समझ बैठे थे, तो ये उनकी गलती थी। ये जो चीज़ें होती हैं स्टेट के लेवल पे होती हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब इज़ नो मोर टुडे, कि वो अब कोई अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी अब इसहाक डार साहब की है। आई एम श्योर कि जो भी होगा उन्होंने उनसे बातचीत की है या नहीं की है, IMF को नाराज़ किया है या नहीं किया है, वो इसहाक डार साहब उनको हैंडल करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं जो सैलाब के हवाले से दुनिया में पाकिस्तान के लिए एक सिंपैथी है, और उस सिंपैथी का अगर फ़ायदा उठाया है इसहाक डार साहब ने तो उनको बिल्कुल हक बजानिब है वो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि IMF ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया है पाकिस्तान पे, बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। इतना किसी मुल्क के साथ जुल्म नहीं किया जितना उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है। उसके जिम्मेदार तो हम हुए ना, उन पे IMF तो जिम्मेदार नहीं हुआ। हमने क्यों ये कंडीशन तस्लीम करी, और हम खासतौर पर जो डॉलर की उड़ान, आप समझते थे कि इसहाक डार के आते ही 200 रुपये पे डॉलर आ जाएगा, मुश्किल से 10 रुपये भी नहीं कम हो सका। देखिए बात यह है कि जो डॉलर की उड़ान थी वो कोई लोग उड़ा रहे थे उसे, उसके उड़ाने में पीछे बहुत सारे कारिंदे शामिल थे, जिसमें हमारे कमर्शियल बैंक के लोग भी शामिल थे, उसमें स्टेट बैंक के भी लोग शामिल थे, उसमें फॉरेक्स एसोसिएशन वाले भी शामिल थे। इसका मईशत से की स्ट्रेंथ से कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है, इसका मैं जवाब अभी आपको दे देता हूँ कि ये जानबूझकर पाकिस्तान की मईशत को ख़राब किया था। मुझे याद है कि पिछले प्रोग्राम में मैंने ये बिल्कुल कहा था कि अप्रैल के बाद से पाकिस्तान की मईशत को जानबूझकर ख़राब किया गया है। मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था, और आज भी मैं कह रहा हूँ वो ख़राब किया गया था, क्योंकि इसको भी तो बुरा दिखाना था ना मुफ्ता इस्माइल साहब को। यह इंतहाई नाकाम किस्म का फाइनेंस मिनिस्टर रहा है। उसके बाद जो भी आएगा अगर 10-12 रुपया कम कर देता है उसकी वाह हो जाएगी। तो जिन्होंने इस एक्सचेंज रेट को 180 से 180 रुपया पर डॉलर, मेरे नज़दीक तो वो बेंचमार्क है जिस दिन हमारे वज़ीर आज़म, मौजूदा वज़ीर आज़म ने ओथ लिया था 10 अप्रैल को, उस वक्त जो एक्सचेंज रेट था वो 180 था। आज भी वो 180 से 226 से 227 पे आज भी मौजूद है। तो आप देखें कि कुछ 44-45 रुपया तो अभी भी, उससे भी ज़्यादा अभी भी नीचे चला गया है। ये तो 42 पे चला गया था। तो कोई तो लेकर गया था वहाँ पर, किसी को कहा गया था कि तुम खराब करो चीज़ों को। अब वो आए हैं तो चीज़ें ज़रा डिफरेंट डायरेक्शन में चली हैं ताकि ज़रा मेरी वाह हो जाए। तो ये सब एक होता है सियासत में, गिमिक्रीज जिसे कहते हैं, ये होंगे। लेकिन बात यह है कि मेरे नज़दीक तो 180 था, वो बेंचमार्क है। ठीक है, और मैं ये समझता हूं कि 102 मई 2021 को हमारा एक्सचेंज रेट 152 रुपये एक डॉलर था। हमारे एक्सचेंज रेट को 152 और 160 के दरमियान में होना चाहिए। जिस तरीके से वो 152 से चढ़ते चढ़ते 242 पे गया है, और जो लोग लेकर गए हैं वही लोग लेकर इसे आएंगे 152 या 155 160 के दरमियान में। उनको लाना चाहिए, क्योंकि ये इसी तरह पेट्रोल जवाब आपको दे देता हूं डॉलर के बाद। एक मिनट रुक जाए, इसका मैं और भी जवाब दे देता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि इसका मार्केट मैकेनिज्म से कोई ताल्लुक नहीं था। आज एज वी स्पीक डॉलर जो है स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है इस वक्त दुनिया में, क्योंकि अमेरिका ने बड़ी तेजी से अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, और अभी चंद दिनों पहले कोई 0.75% इंटरेस्ट रेट को मजीद बढ़ाया, जिसकी वजह से पाउंड स्टर्लिंग 37 साल में कभी इतना नीचे नहीं आया था डॉलर के मुकाबले में जो आया है। इसी तरीके से यूरो कभी इतना नीचे नहीं आया था जो आज आया है। इसी तरीके से दुनिया की पावरफुल करेंसीज जो है, जापानीज यन है, चाइनीज युआन है, एंड इवन इंडियन रुपी, दे ऑल केम अंडर प्रेशर। ये सारे डिवैल्यू हुए हैं डॉलर के मुकाबले में। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की करेंसी इतनी ज्यादा मजबूत हो गई है कि वो डॉलर से भी ज्यादा मजबूत हो गई कि डॉलर अंडर प्रेशर चला गया है। हमारी करेंसी डॉलर के मुकाबले में अप्रिशिएट हुई है, जबकि दुनिया के पावरफुल करेंसीज जो है वो डिप्रिशिएट हुई हैं। ये कौन सी मार्केट मैकेनिज्म यहाँ काम कर रहा है? आप खुद सोचे जरा। अब डॉक्टर साहब, जो पेट्रोलियम करेंसी डॉलर से ज्यादा मजबूत हो गई है,
ठीक, लेकिन अगला ये पेट्रोलियम की जो लेवी है बढ़ाने उनकी, इसका तयन IMF करेगा? यानी हम तो वो तो कह रहे हैं हमारे पास इजाफी अब आ गया है, इसलिए हमने कम किया। यानी ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस पर क्यों इतना जोर दिया जा रहा है पेट्रोलियम पर, कि और वो इशू बन गया है मेन, डॉलर से भी ज़्यादा अहम। मेरा नहीं ख्याल है कि ये इशू है। देखें, दुनिया में तेल की कीमतें कम हुई हैं। अमेरिका 1 मिलियन बैरल पर डे इस मार्केट में तेल जो है वो सप्लाई कर रहा है अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से। ओवर एंड अबव जो अमेरिका मार्केट में तेल बेचता है उससे ज़्यादा 1 मिलियन बैरल अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से दुनिया को सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें जो हैं वो नीचे की तरफ आ गई हैं। लेकिन हम पास ऑन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हो सकता है कि ये शर्फ जो है पास ऑन करने का ये मिफ्ता इस्माइल को नहीं दिया गया था। ये इंतज़ार किया गया था कि दार साहब आएंगे तो ये तेल की कीमतें भी पास ऑन करेंगे ताकि उनकी वाह वाह हो जाए। हमें भी खुशी है कि चलो 12 साढ़े 12 रुपया पर लीटर जो है उन्होंने तेल की कीमत कम की है। अल्लाह उनको और सलाहियत दे, हम तो उनके लिए दुआ गो हों। लेकिन आप समझते हैं कि चलें एक कदम से या 2 कदम से ओवरऑल जो मईशत जिस पोजीशन में है, जादू की छड़ी तो नहीं है। मैं जिस तरह भी चले आऊँ, ख़ासतौर पर आपका इंपोर्ट बिल, फिर करंट डेफिसिट। डार साहब जब गए थे छोड़कर तो बैरून मुल्क कर्जे सबसे ज़्यादा थे, करंट डेफिसिट आप मुझसे ज़्यादा जानते सबसे ज़्यादा था जब उस वक्त। जी देखें, जहाँ तक ओवरऑल मईशत का ताल्लुक है ना, उसका ताल्लुक जो है वो मुल्क की सियासी सूरत हाल से बहुत गहरे तरीके से वाबस्ता है, बहुत गहरे तरीके से। अगर कोई जानबूझकर इसे इग्नोर करता है तो वो इस मुल्क के साथ वफा नहीं कर रहा है। ये मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स में, पॉलिसी मेकिंग में हम हमेशा एनवायरनमेंट का जिक्र करते हैं कि एनवायरनमेंट कंड्यूसिव होना चाहिए। ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। क्या आज किसी भी इन्वेस्टर से पूछें कि क्या तुम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करोगे इस सियासी मारामारी के माहौल में, जहां पर सिवाय इसके कि कल कौन सा मुकदमा किस पे दायर करना है और किसको गिरफ्तार करना है, किसको अंदर करना है, कहां पर हमने वो बैरियर खड़े करने हैं कि इस्लामाबाद में लोग दाखिल ना हो, इसके अलावा आप बताएं कि कोई काम हो रहा। देखिए, इसहाक डार साहब ने इशरत हुसैन साहब ने 90 की दिहाई को लॉस्ट डिकेड फॉर पाकिस्तान कहा था। मैं 2008 से 18 का जो डिकेड है उसको कहता हूं सेकंड लॉस्ट डिकेड फॉर पाकिस्तान। और अब ये 2022 जो है, दिस विल बी येट अनदर लॉस्ट ईयर फॉर पाकिस्तान। कितने शर्म की बात है कि हम 75 साल में अपनी जिंदगी के 21 साल को जाया कर दें और फिर कहें कि ये बाकी बांग्लादेश हमसे कैसे आगे निकल गया है, ये नेपाल कैसे निकल रहा है। भाई क्यों नहीं निकलेगा? अगर हम अपने आप को मुंजमद कर लें तो दुनिया अगर 2 कदम भी आगे बढ़ेगी तो 21 साल में तो कई 100 कदम हमसे आगे निकल चुके होंगे वो। तो सोचिए, आप खुद सोचिए कि हमने 2 मार्च से लेकर अब तक क्या ऐसा काम किया है कि जिससे पाकिस्तान को हम आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। आप खुद बता दें, आप तो माशाल्लाह बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, मुझे एक पॉलिसी बता दें कि जो हमने ये किया हो जिससे पाकिस्तान का नाम हुआ दुनिया में और पाकिस्तान की वाहवाही हुई है और पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो आज उनको फिर ले आए तो वही तो फिर आ गए ना। अगर सॉरी टू से विद ड्यू रिस्पेक्ट, अब उनकी महारत अपनी जगह मैं जानता हूं, तो हम लाए तो फिर उन्हीं डार साहब को जैसे जो ये छोड़ के जब गए थे तो क्या मईशत का हाल था। आप लोगों ने जो मुशर्रफ दौर आया, बड़ा डिक्टेटरशिप को बुरा कहते हैं हम, उन्होंने बहरहाल जो इक़दाम किए उससे मईशत में तमाम इंडिकेशन पॉजिटिव आए, चाहे GDP हो, चाहे इंपोर्ट बिल हो या दीगर हो। ये किस तरह छोड़ के गए और अब इन्होंने यहाँ फिर क्या कर दिया? देखिए, अब ये तो मैं तो नहीं लेकर आया हूं, जो लेकर आए हैं वही इसका जवाब देंगे, मैं तो नहीं दे सकता हूं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, आपको एक बताना चाहता हूं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं दावे से जी ये आपको मैं दिखा दूं कि ये कैलकुलेशन मैंने की हुई है और ये मौजूद है मेरे पास में।
मैं सिर्फ कंपैरिजन करना चाहता हूं। ये जो पिछला माली साल गुजरा है, ये एक इंडिकेशन है कि हम किधर जा रहे हैं आगे की तरफ में, सिर्फ ये एक इंडिकेशन है। 2021-22 का जो माली साल खत्म हुआ है जून में, तो मैंने उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक जुलाई से लेकर मार्च का पीरियड और अप्रैल से लेकर जून का पीरियड। अब मैं आपको अखराजात बताना चाहता हूं, जरा आप सोचें। टोटल अखराजात जो है, हमारे एक्सपेंडिचर जो हैं, वो जुलाई से मार्च में 938 बिलियन पर मंथ के हिसाब से बढ़ा है। 938 बिलियन पर मंथ जुलाई से मार्च के महीने में, ठीक है जी। और अप्रैल से जून में 1618 बिलियन पर मंथ। जरा कंपेयर कर लिया। ये सिर्फ एक इंडिकेशन में दे रहा हूं आपको। जारी अखराजात, करंट एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं, अगर उसको मैं कंपेयर करूं तो जुलाई से मार्च के महीने में 9 महीने में जो एवरेज था, औसतन 820 बिलियन महीने का खर्च हो रहा था। ये करंट एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं। और अप्रैल से जून का जो पीरियड गुजरा है, इसमें यह बढ़कर 1934 बिलियन 1934 बिलियन पर मंथ। आप कंपेयर कर लें जरा सा। ये एक इंडिकेशन मैं आपको दे रहा हूं। आई कैन गो ऑन एंड ऑन, लेकिन 3 गुना बजट का खसारा बढ़ा है। यानी कि 98 बिलियन जो था पर मंथ हमारा खसारा था, 98 बिलियन पर मंथ जुलाई से मार्च के महीने में, जो बढ़कर 102 बिलियन था बजट का खसारा पर मंथ, जो बढ़कर 314 हो गया पर मंथ। तो ये है स्टेट ऑफ इकोनॉमी टुडे। और इसी को आप अगर आगे प्रोजेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की मईशत की क्या तबाही। डॉक्टर साहब, अपने सब्जेक्ट में डॉक्टर साहब मईशत के हवाले से एक अथॉरिटी रखते हैं और फैक्ट फिगर के साथ बात करते हैं। मेरी तो ख्वाहिश और तबीयत है कि डॉक्टर साहब को सुनता रहूं, लेकिन आप डॉक्टर साहब को इल्म है कि जो कैमरे के पीछे लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि इसको अगर समेट लें। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और यकीनन इस गुफ्तगू को हम जारी रखें आइंदा भी। शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन, GTV को से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।